अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने मुंबई की पूरी पुलिस को लगा दिया। मामले भी दर्ज हो गए, अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मुश्किल ये है कि परमबीर सिंह की पुलिस के पास अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सबूतों का टोटा है, जिसके आधार पर अदालत में वे कहीं टिक पाएं। इसलिए सबूत जुटाने में मुंबई पुलिस गवाहों की तलाश में नहीं, बल्कि बर्डन गवाह बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रही है। मुंबई पुलिस से परेशान हंसा रिसर्च ग्रुप ने कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ गलत बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बार्क और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार बार्क के बैरोमीटर का संचालन करने वाली कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करते हुए टीआरपी मामले की जांच मुंबई पुलिस के बजाय सीबीआई को सौंपने की मांग की है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में हंसा रिसर्च ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके कर्मचारियों को फर्जी बयान जारी करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। साथ ही रिपब्लिक टीवी द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट को फर्जी करार देने के लिए कह रही है। हंसा रिसर्च की जिस रिपोर्ट के आधार पर टीआरपी मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें सिर्फ इंडिया टुडे का नाम उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इंडिया टुडे चैनल को देखने के लिए बैरोमीटर वालों ने घरों को रिश्वत दी थी। वहीं पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप के विपरीत इसमें रिपब्लिक का नाम नहीं था। इसके अलावा एफआईआर में भी इसका जिक्र नहीं है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को लगातार क्राइम ब्रांच में लंबे समय तक रखा जाता है और गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है और बार बार झूठे बयान देने के लिए दबाव बनाया जाता है। याचिका में हंसा समूह के निदेशक नरसिम्हन के स्वामी, सीईओ प्रवीण ओम प्रकाश और नितिन काशीनाथ देवकर की तरफ से दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने पहले ही बताया था कि तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। रिपब्लिक द्वारा दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। हंसा द्वारा दायर याचिका में भी ये कहा गया कि उनके अधिकारियों से बिना लिखित सूचना के पूछताछ की जा रही है और उन्हें दस्तावेज तैयार करने का समय भी नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं पर इसके लिए दबाव भी बनाया गया। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे और एसीपी शशांक संभल को याचिका में उत्तरदाताओं के रूप में नामित किया गया है। हंसा रिसर्च के कर्मचारियों को 12 अक्टूबर के बाद से बार बार अपराध शाखा के कार्यालय में बुलाया गया और फिर घंटों इंतजार करवाया गया है। कंपनी का कहना है कि उसके कर्मचारियों को मुंबई पुलिस द्वारा परेशान किया गया क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ गलत बयान देने से इनकार कर दिया था। हंसा रिसर्च ने यह भी दावा किया कि ये टीआरपी हेरफेर मामले में वे शिकायतकर्ता थे और अब उन्हें ही पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि वह एक अनोखी स्थिति है जहां किसी अपराध में पहले मुखबिर को जांच एजेंसी द्वारा परेशान किया जा रहा है और फिर एक आरोपित की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये पूरी तरह से कानून और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ है। ये एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हंसा रिसर्च ने अपने एक कर्मचारी विशाल भंडारी के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसने 2 घंटे प्रतिदिन इंडिया टुडे चैनल देखने के लिए पैसे देने की बात कबूल की थी। ये पैसे उसे चैनल द्वारा भुगतान किए गए थे। हालांकि परमबीर सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी का नाम लिया गया था और उन्होंने इंडिया टुडे के नाम का उल्लेख नहीं किया, जिसके बाद हंसा रिसर्च की मूल शिकायत के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में देखा गया कि इंडिया टुडे को मामले में कई बार नामित किया गया था, जबकि उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था। तभी से परमबीर सिंह और सचिन वाजे के नेतृत्व में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी को फंसाने के लिए उसके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। चैनल के अधिकारियों और पत्रकारों को रोजाना पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उसमें घंटों पूछताछ की जाती है। अब हंसा रिसर्च का कहना है कि उनके कर्मचारियों को भी उसी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर उन्हें लगभग 200 घंटों तक बिना किसी उचित कारण की हिरासत में रखा गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य अधिकारियों को बुलाने और हिरासत में लेने का एकमात्र उद्देश्य उन पर दबाव डालना है और उन्हें निराश करना है ताकि वे सचिन वाजे की इच्छा के अनुसार गलत बयान दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में न तो तेजस्वी यादव की तेज रफ्तार चल रही है और न ही राहुल गांधी की झूठी बातें और वादे। पीएम मोदी ने बिहार में विपक्ष के सारे गणित उलट पुलट कर रख दिए हैं। पहले दौर के मतदान में झटका खाने के बाद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और देखते ही देखते बिहार की बाजी पूरी तरह से एनडीए के हाथों में आ गई। 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा की 71 सीटों पर वोट डाले गए थे। ये सीटें राजद के दबदबे वाली मानी जाती हैं। हालांकि 2010 में जब बीजेपी और जेडीयू साथ आए थे तो उन्हें इन 71 सीटों में से 61 पर जीत मिली थी।
2015 में जदयू जब राजद के साथ चली गई तो महागठबंधन को 53 सीटें मिली और तत्कालीन एनडीए केवल 14 सीटों पर सिमट गई थी। यानी इन सीटों पर जदयू जिधर होती है पलड़ा उधर झुक जाता है। लेकिन इस बार इन सीटों पर नीतीश कुमार को लेकर भारी नाराजगी साफ दिख रही थी। जीतन राम मांझी का साथ होना एनडीए के लिए इस तरह का कोई प्रभाव पैदा नहीं कर रहा था। ऐसे माहौल में मतदान से ठीक पहले मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं पर बल प्रयोग हुआ। इन सब फैक्टर का असर इन सीटों के मतदान पर भी दिखा। इन जगहों पर मतदान के बाद भी राजद के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए पर भारी दिख रहा था। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि उनके इंटरनल सर्वे में भी पहले चरण की 71 सीटों में से मिले फीडबैक बेहद निराशाजनक हैं। लेकिन दूसरे चरण तक बीजेपी ने नए सिरे से रणनीतियों पर अमल करना शुरू किया। मुंगेर पर डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। फ्रांस में इस्लामी कट्टरपंथी घटना और मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले ने पलायन और बेरोजगारी के चर्चे को नेपथ्य में धकेल दिया। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा महमूद आसिफ के खुलासे ने भी मोदी सरकार की छवि मजबूत करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं के बाद राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ईसाई धर्मांतरण जैसे मसले चर्चा के केंद्र में आ गए। मसलन मुस्लिम बाहुल्य, केवटी, बिस्फी और जाले के समीकरणों का प्रभाव मधुबनी और दरभंगा की सभी 20 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। खासकर जाले से कांग्रेस द्वारा मस्तूर अहमद उस्मानी को प्रत्याशी बनाने का मतदाताओं के बीच सही संदेश नहीं गया। इसके अलावा इन इलाकों में ओवैसी के चुनावी कार्यक्रमों ने भी एनडीए के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने में निर्णायक भूमिका निभाई। ये दोनों ऐसे जिले हैं जहां मजहबी कट्टरपंथ का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दरभंगा मॉड्यूल तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा है। इसके अलावा ईसाई मिशनरीज भी प्रभाव बढ़ा रही हैं। इसका सीधा फायदा एनडीए खासकर बीजेपी को हो रहा है। इसने महादलितों और अति पिछड़ों के बीच नीतीश कुमार के कमजोर होते आधार को भी रोकने का काम किया। इन सब का ही असर है कि कुछ दिन पहले तक जिन सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की हार तय लग रही थी, मतदान के बाद अब उनकी जीत के भी चर्चे जमीन पर अचानक होने लगे हैं। 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण में 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें ज्यादातर सीटें सीमांचल और कोसी की हैं। साथ ही तिरहुत और मिथिलांचल की बची हुई सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। कोसी और सीमांचल की सीटों पर अल्पसंख्यक, महिला और प्रवासी वोटर्स का सबसे ज्यादा असर होगा। सीमांचल की तो कई सीटों पर 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर हैं। पर एनडीए के लिए राहत की बात ये रही कि इन सीटों पर ओवैसी फैक्टर के साथ साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा भी कम रहा है। इन 78 सीटों में से 58 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोट डाले थे। अच्छी बात यह है कि महिलाएं, खासकर ग्रामीण महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। इस चरण में भितरघात और बगावत भी कई सीटों पर विपक्ष का सिरदर्द है। इस्लामी कट्टरपंथी के खिलाफ गोलबंदी का ही असर है कि कई सीटों पर राजद का माई समीकरण भी अब दरकता दिख रहा है, जबकि शुरुआत में ये वर्ग राजद के पक्ष में काफी मुखर और लामबंद दिख रहा था। इसको लग रहा था कि सत्ता में प्रभाव में लौटने का यही एक मौका है और तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, माहौल बदलने लगा। सब जानते हैं कि मोदी के आने के बाद देश का, समाज का, सबका विकास हुआ है। असल में मतदाताओं पर मोदी का यही प्रभाव बिहार में एनडीए की उम्मीदों का पतवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस और अनिल देशमुख ने बड़ी प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग कुछ वैसी थी जैसे कि किसी बड़े आतंकी या फिर माफिया डॉन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस करती है। एक दो नहीं, पूरे 40 लोगों की टीम बनाई गई और टीम के लिए हर पुलिसकर्मी की बाकायदा जांच की गई। बार बार अर्नब के घर की रेकी की गई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लगाया गया। तब जाकर परमबीर सिंह ने अर्नब को गिरफ्तार किया। और यही वजह है कि पूर्व आर्मी चीफ केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुंबई पुलिस जिस तरह का व्यवहार अर्नब के साथ कर रही है, मेरे ख्याल से इस तरह का व्यवहार कसाब के साथ भी नहीं किया गया होगा। जनरल बीके सिंह ने मौजूदा समय की तुलना आपातकाल से करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, जैसा कि हम लोगों ने आपातकाल में भी देखा था, जहां कांग्रेस का हाथ होता है वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होता है। उस समय इंडियन एक्सप्रेस और रामनाथ गोयनका के साथ काफी कुछ किया गया था। आज मुझे वही रिपब्लिक के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी को जिस केस में गिरफ्तार किया गया
वह साल 2018 में बंद हो चुका था। अगर केस 2018 में बंद हो चुका था तो आज आप झूठे तरीके से क्यों इसे उठा रहे हैं? आज महाराष्ट्र पुलिस पर किसी को भी विश्वास नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस ने जिस तरह से अर्नब के साथ व्यवहार किया उस तरह किसी भी सभ्य देश की पुलिस नहीं करती। इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए हाई प्रोफाइल मामले के लिए पूरी तैयारी की गई थी। शरद पवार की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अर्नब की गिरफ्तारी के लिए कोंकण रेंज के आईजी संजय मोहिते की अगुवाई में 40 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम का गठन किया था। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां कुमुद को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में जांच के लिए केस को दोबारा खोले जाने की रायगढ़ पुलिस की इजाजत के बाद ऑपरेशन अर्नब की तैयारी शुरू हो गई थी। मुंबई और रायगढ़ से चुने हुए कुल 40 पुलिस कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया। अर्नब को गिरफ्तार करने की योजना को संजय मोहिते ने तैयार किया। वहीं हाई प्रोफाइल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्धव ठाकरे के कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि अर्नब काफी शक्तिशाली पत्रकार हैं और ऐसे में मोहिते की अगुवाई वाली टीम के लिए इस प्लान को अमली जामा पहना पाना काफी चुनौतीपूर्ण था। हमने काफी सावधानी से काम किया। उन्होंने बताया, केस के शुरुआती जांच के बाद ही ये कंफर्म हो गया कि आत्महत्या के लिए उकसाने में अर्नब शामिल हैं। ये एक सीक्रेट मिशन था। हमारे लोगों ने अर्नब की बिल्डिंग के कई चक्कर लगाए। हमें डर था कि अगर कहीं ये बात लीक हो गई तो अर्नब गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर छोड़ सकते हैं। इस ऑपरेशन की अच्छे से तैयारी की गई। हर छोटी बात का ध्यान रखा गया। ये पहले से तय था कि दरवाजा कौन खटखटाएगा, अर्नब और उनकी फैमिली से बात कौन करेगा, विरोध होने पर कैसा एक्शन लिया जाएगा। अनिल देशमुख ने फडणवीस सरकार पर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब मैंने विधवा और उनकी बेटी की व्यथा सुनी तो मुझे काफी झटका लगा। हम नाइक के परिवार को न्याय दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अर्नब गोस्वामी के बाद अब उद्धव ठाकरे की पुलिस हर उस आवाज को दबाने पर तुल गई है जो सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठ के बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम को मुंबई पुलिस ने उठा लिया। मंत्रालय के द्वार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विधायक राम कदम को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। राम कदम ने पुलिस वालों से कहा कि मैं एक विधायक हूं और किसी चीज के लिए विरोध करना मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिया जाना मेरे अधिकार का हनन है। दूसरी तरफ भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में गलत संदेश जाएगा। हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें राम कदम को मरीन ड्राइव थाने ले जाया गया। उसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के कोरियोग्राफर दोस्त गणेश हिवाड़कर भी वहां मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में हमें डिटेन किया, भूख हड़ताल से रोका, पर पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ जारी है। राम कदम ने कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर हमला है। ये पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। अर्नब गोस्वामी को तुरंत रिहा करने और बदले की भावना से उन पर चलाए गए आरोपों को खत्म करने, अर्नब के साथ बदसलूकी करने वाले 9 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग करता हूं। अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में राम कदम ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद राम कदम ने बताया कि महाराष्ट्र में ये तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी। अर्नब गोस्वामी कौन से आतंकवादी हैं? उनको गिरफ्तार करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को क्यों भेजा गया? महाराष्ट्र सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रही है। राम कदम ने मुलाकात के बाद ट्वीट में लिखा कि अर्नब गोस्वामी को मारपीट करने वाले 9 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर उनकी जांच की जाए। इस मांग के लिए आज सुबह महामहिम राज्यपाल से भेंट की। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन परासरन ने भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह अति का मामला है। 2 साल बाद किसी केस में हिरासत और पूछताछ की क्या जरूरत है? इससे पूरे देश में कानून को लेकर पूरी तरह से गलत संदेश जाता है और ये हमारे देश की छवि के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा, हम महसूस कर रहे हैं कि अधिकांश देश आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं और दुर्भाग्य से अदालतें भी इतनी सक्रिय नहीं रहीं जितनी पहले नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के तरीकों में हुआ करती थीं। 80 से ऊपर के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जैसे कि वो देश के खिलाफ हैं, वे देशद्रोह कर रहे हैं, वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए ये वास्तव में देश भर में कानूनी वर्ग में पूरी तरह से गलत संदेश भेजता है और ये हमारे देश को सही नहीं दिखाता है। पहले से ही हमारे देश के बारे में गलत धारणाएं बनी हुई हैं और मैं केवल इस बात से चिंतित हूँ
कि हमें वापस आपातकाल के काले दिनों में नहीं जाना चाहिए। बुधवार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने बिना समन दिए गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा था कि बंद हुए केस को किसके आदेश पर दोबारा खोला गया। उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी और शरद पवार के साथ मिलकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव अवमानना का नोटिस थमा दिया और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट ने पूरे मामले पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके पत्र पर उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्नब को राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें वर्तमान कार्रवाई के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लाइव लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को शीर्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया। इसमें उनसे कारण बताने को कहा गया। आखिर क्यों उनके द्वारा लिखे गए पत्र के विरुद्ध कार्रवाई नहीं शुरू की जानी चाहिए। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की गिरफ्तारी का पूरा मामला वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने उठाया और अर्नब को किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने की अपील की। उन्होंने अर्नब की ओर से बताया कि उन्हें धमकी दी जा चुकी थी, तुमने हमें गाली दी है, ये दिवाली तुम जेल में बिताओगे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी से जुड़े केस में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। विशेषाधिकार नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की वजह से 13 अक्टूबर को अर्नब गोस्वामी के लेटर लिखने और डराने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव को 2 सप्ताह बाद इस केस की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। तब तक कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को न्याय मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेटर गंभीरता पूर्वक न्याय प्रशासन में दखल होने वाला है, क्योंकि इसमें कोर्ट जाने को लेकर गोस्वामी को धमकाया गया है। जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम ने इस खत को अभूतपूर्व और चौंकाने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि लेटर लिखने वाले का स्पष्ट उद्देश्य याचिकाकर्ता को भयभीत करना प्रतीत होता है, क्योंकि उसने कोर्ट का रुख किया है और उसे ऐसा करने को लेकर जुर्माने की धमकी दी गई है। कोर्ट ने आगे कहा कि विधानसभा को यह समझने की सलाह दी जानी चाहिए थी कि कोर्ट जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को नोटिस जारी किया है। गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने 13 अक्टूबर को लिखे गए एक लेटर को कोर्ट के सामने पेश किया। साल्वे ने 47 वर्षीय पत्रकार की पत्नी की ओर से शपथ पत्र के साथ आवेदन दिया, क्योंकि खुद अर्नब एक अन्य मामले में जेल में हैं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और शरद पवार की मनमानी से अफसरशाही में बेहद नाराजगी है। खास तौर से पुलिस विभाग में जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, उससे महाराष्ट्र के डीजीपी बेहद नाराज हैं और वे राज्य से बाहर जाने की तैयारियां कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या फिर कंगना रनौत या फिर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जानबूझकर फर्जी केस बनाने का मामला हो, हर मौके पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने डीजीपी को अनदेखा किया। हालात यहां तक पहुंचे कि अर्नब की गिरफ्तारी की जो योजना बनी, उसकी भी भनक राज्य के डीजीपी तक को नहीं लगी। पूरे ऑपरेशन को शरद पवार के खास अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया। महाराष्ट्र में पूरी तरह से अराजकता का आलम है। नियम और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। अब उद्धव ठाकरे की मनमानी और राजनीतिक हस्तक्षेप से राज्य के पुलिस प्रमुख भी नाराज हैं। जब उद्धव सरकार द्वारा राज्य के डीजीपी को दरकिनार कर मनमानी की जा रही है, तो इससे राज्य के हालात के बारे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल सितंबर महीने में ही करीब 50 सीनियर पुलिस अफसरों के तबादले किए गए। उसके बाद निचले स्तर के अफसरों के तबादले हुए। सूत्रों के मुताबिक इन तबादलों के लिए डीजीपी सुबोध जायसवाल की राय नहीं ली गई। कई सीनियर अफसरों के मनमाने तरीके से तबादले किए गए। इससे नाराज डीजीपी सुबोध जायसवाल ने महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला किया और उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। डीजीपी सुबोध जायसवाल अब केंद्र सरकार की सेवा में जाएंगे। रॉ में कई वर्षों तक काम कर चुके सुबोध जायसवाल को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी
एनएसजी के डीजी की पोस्टिंग मिल सकती है। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी बने थे। गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पूरी तरह से पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमानी का एक प्रमुख उदाहरण है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को 2 साल पुराने आत्महत्या मामले में गिरफ्तार करने से पहले ऑपरेशन अर्नब के तहत गुप्त व्यूह की रचना की गई थी। इसकी कमान राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने हाथ में ले रखी थी। उन्होंने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार की रणनीति के अनुसार अर्नब गोस्वामी को घेरा। सूत्र बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी के द्वारा कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी पर लगातार अपने न्यूज चैनल के जरिए प्रहार का हिसाब चुकता करने के लिए महाराष्ट्र के इस महाविकास अघाड़ी की सरकार ने पहले ये मामला खंगाला और इसके बाद रायगढ़ पुलिस ने सुसाइड केस रीओपन करने की परमिशन ली। सुसाइड केस रीओपन करने की अनुमति मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कोंकण रेंज के आईजी संजय मोहिते के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम बनाई। इसमें मुंबई और रायगढ़ पुलिस के 40 अफसरों और जवानों को शामिल किया गया। सूत्रों ने आशंका जताई है कि ऑपरेशन अर्नब को अंजाम देने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए गृह मंत्री ने जानबूझकर डीजीपी की अनदेखी की और अपने चहेते पुलिस अधिकारियों का तबादला कर इस ऑपरेशन में शामिल किया। महाराष्ट्र में चल रहे तबादला उद्योग और हर कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप सिर्फ पुलिस महकमे में ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों में भी जारी हैं।